वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, मोल कंसेप्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं वो हमने कल पढ़ी थी। जैसे कौन कौन सी पढ़ी थी? एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU भी बोलते हैं, और उसके अलावा हमने किया था एटॉमिक मास की एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, जब भी हमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होते थे उसकी एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कल सॉल्व करने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। तो अब ऐसे ही कई और टर्म्स हैं जो मोल कंसेप्ट में यूज़ होती हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने की थी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उसके साथ मिलती जुलती और टर्म्स हैं। वो क्या है वो हम आज करने जा रहे हैं। वो सबसे पहले हम करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास हमने कल क्या किया था, दैट इज रिलेटिव मास किसी भी एटम का। रिलेटिव मीन्स मैंने कल आपको बोला था कि जैसे 12 कार्बन हमने उसको क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चल रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो फिर उसका क्या फॉर्मूला था कल, दैट इज एटॉमिक मास किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। जो हमने कल किया था फॉर्मूला वही है, सेम मैं लिख रही हूँ। नीचे क्या था, 1 AMU। 1 AMU मीन्स क्या था, 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या थी, 1 AMU की वैल्यू थी। और मैंने इससे आपको आगे न्यूमेरिकल भी बताया था, जहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन एटम की मास, मतलब 1 हाइड्रोजन एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या था, मास दे रखा था हाइड्रोजन एटम का, और AMU के टर्म्स में हमने इसका एटॉमिक मास कैसे निकालना था वो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे मास मतलब एक एटम जो है हाइड्रोजन का उसका मास पुट कर दिया था, और नीचे 1 AMU की वैल्यू पुट कर दी थी। तो हमारे पास कितना आ गया था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, दैट इज 1.008 AMU। जो अब देखो आगे हम आज करने वाले हैं, इसके साथ रिलेटेड एक टर्म होती है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज़ है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। ग्राम एटम बोल दो या ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों सेम चीज को ही डिनोट कर रही हैं। जैसे अब एग्जांपल देखो, अब देखो जैसे एटॉमिक मास, कल हमने एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का हमने कल निकाला था, निकाल के दिखाया था मैंने, तो वो कितना आया था, 1.008 AMU। AMU में आया था, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो अब ग्राम एटॉमिक मास अगर हमने इसका निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। तो वो कितना आ जाएगा, 1.008 ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे देखो कि एक तो होता है एक्चुअल मास एटम का। एक्चुअल मास कौन सा होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो एक एटम का मास होता है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल मास। लेकिन अब एक्चुअल मास जो होता है या ग्राम एटॉमिक मास जो मैं आपको अभी करवाया मैंने, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन दोनों को सेम ही मान लेते हैं, लेकिन मूलों में उनमें डिफरेंस है। जैसे देखो अब एक्चुअल मास जो है, मतलब ऑक्सीजन है मान लो, तो ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास है एक एटम का, उसके ऑक्सीजन के वो कितना है, देखो दोनों अलग अलग हैं, वो है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना होता है। लेकिन जो एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, या जिसको मैंने अभी बोला है ग्राम एटम भी बोल सकते हो आप,
तो ग्राम एटॉमिक मास है जो, वो तो एटॉमिक मास ही होता है एक्चुअली में, बस यही फ़र्क है कि ग्राम में उसको डिनोट करते हैं AMU की जगह। तो वो कितना होता है 16 ग्राम। तो दोनों क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको एक्चुअल मास बोलते हैं उसका, और ये क्या है ग्राम एटॉमिक मास। दोनों में क्या है फ़र्क है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कहीं भी अगर आपको पूछ लिया जाए कि मास बताओ एक एटम का ऑक्सीजन के, तो आपने क्या बताना है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर आपको पूछे ग्राम एटॉमिक मास तो दैट इज 16 ग्राम। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है। कई बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि सेम समझ लेते हैं, तो वो नहीं है, सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो देखो जैसे हमने कल किया था एटॉमिक मास, उसी तरह वो क्या था एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास। तो ये है मॉलिक्यूलर मास। तो इसके नेम से ही हमें समझ लग रही है कि ये एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन फिर क्या है, एवरेज रिलेटिव मास होता है ये किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का। तो एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। पर लेकिन कंपेयर हम किसके साथ करते हैं, क्योंकि कार्बन 12 को ही हमने कल मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चल रहे हैं, स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो सभी चीज़ें मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनसे ही आगे फिर डिराइव्ड हुए हैं। इसीलिए फिर उसके कंपैरेटिवली हम क्या कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एवरेज रिलेटिव मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपको आगे न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ कोई मॉलिक्यूल दे दें तो और आपको बोले कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वो देखो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो आपने CH4 का ही मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, किसके इक्वल है, एटॉमिक मास किसका, कार्बन एटम का, प्लस जितने देखो कि जितने एटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 1 तो लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा किसका, CH4 का। और आपको इसमें एटॉमिक मासेस की वैल्यूज दी होंगी, प्रोवाइडेड होंगी न्यूमेरिकल में कि कार्बन की कितना एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का कितना है। लेकिन आपको याद भी रखना होगा कुछ जो मेन हैं उस एलिमेंट्स, उनके आपने याद भी रखने हैं कि उनका मास कितना है। अब देखो आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है दैट इज कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपने H2SO4 का। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, वो किससे इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि फर्स्ट है क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इनटू क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है कि जितने प्रेजेंट हैं उसके साथ मल्टीप्लाई भी जरूर करना है, जितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, और कितने प्रेजेंट हैं 2 एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे एटॉमिक मास किसका आ गया, सल्फर का, किसका आ गया, सल्फर प्रेजेंट है उसका, एक ही एटम प्रेजेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो मतलब करने को रहने दो, आपको पता ही है 1 इंटू तो वही आ जाएगी वैल्यू। और लास्ट पे एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का, और कितने हैं वो 4 है, तो 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का इंटू 2, हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है हमें पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ऐसे मतलब जो मेन एलिमेंट्स हैं ना उनके आपने थोड़े ध्यान में रखने हैं कि सल्फर का कितना होता है, हाइड्रोजन का, जो मेन एलिमेंट्स यूज होते हैं। वैसे आपको ये खुद ब खुद ही करते करते लर्न हो ही जाएंगे कि इनके मास कितने हैं, आप क्विकली कर सकते हो। फिर एक सल्फर है तो 32 इंटू 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है
16 इंटू कितने हैं 4। तो अब इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64। तो ये कितने आ गए 98। पीछे क्या लिखना है u, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि एटॉमिक मास को यूनिट को अब रिप्लेस कर दिया उन्होंने, उसकी जगह क्या यूज करने लगे स्मॉल u, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मतलब कलेक्टिव मास। तो अब अगर आपको कोई भी इसी तरह न्यूमेरिकल दे दे किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको पीछे जैसे करवाया अभी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे ये हो गया, बस उसमें ये था, इन दोनों में फर्क ये है कि वहां पे एटम का जो हम मास लेते थे उसको ग्राम में, मतलब जो एटॉमिक मास होता था किसी भी एलिमेंट का, उसको क्या करते थे ग्राम में एक्सप्रेस करते थे। तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो किसी मॉलिक्यूल का जो मास है उसको क्या करेंगे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो, तो उसको हम क्या कह देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको क्या बोल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। सिमिलर वैसा ही है जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपको बताया था, वहां पे बस एटम था, एटम का था, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अब देखो एग्जांपल देखो कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ऑक्सीजन का वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना होता है, वो होता है 32 AMU, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को तो AMU में ही डिनोट करते हैं ना, तो 32 हो गया। लेकिन हमने क्या निकालना है यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना होगा, बस इसको ग्राम में कर देना है 32 ग्राम। 32 कैसे आया, वैसे तो सभी बच्चों को पता लग गया होगा, अगर किसी को नहीं भी पता लगा तो देखो कि 16 जो एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास मतलब ऑक्सीजन का, वो कितना होता है 16। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब दो ऑक्सीजन एटम को जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाना, तो फिर डबल ट्वाइस हो गया उसका 16 का, तो वो कितना हो गया 32। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना 32, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, मतलब ग्राम में एक्सप्रेस हो जाएगा वो। इसी तरह इसमें भी जैसे पीछे करवाया आपको ग्राम एटॉमिक मास और एक्चुअल मास में डिफरेंस होता है, इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मास में भी क्या होता है डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक्चुअल मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब डिफरेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला मास। ये भी एक टर्म है जो कुछ कंपाउंड्स के लिए यूज होती है। देखो वो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हम फॉर्मूला मास को यूज करते हैं। देखो कहते सम कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स सच एज NaCl, KCl एक्सेट्रा डू नॉट हैव डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ कहते ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयनिक कंपाउंड्स वगैरह हो गए, NaCl, KCl, इनके कहते ये मॉलिक्यूल्स की डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। इन कंपाउंड्स में क्या होते हैं आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और दोनों किसमें अरेंज्ड होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए कहते हम क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जगह यूज करने की जगह क्या यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनके लिए क्या यूज करते हैं हम फॉर्मूला मास। तो देखो अब फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं न्यूमेरिकल में आगे। यहाँ पे देखो जैसे सोडियम क्लोराइड का आपके स्क्रीन पे स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान से देखो। इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं फिर फॉर्मूला मास को यूज करते हैं, वो देखो न्यूमेरिकल में आगे। अब जैसे आपको बोल दें कि NaCl का फॉर्मूला मास निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो NaCl का क्या निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते कभी भी, क्योंकि ये क्या है अभी मैंने आपको बताया क्या है आयनिक कंपाउंड। तो इसका क्या निकाल लेंगे फॉर्मूला मास। तो वो भी कैसे होता है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्या आ जाएगा सोडियम प्लस
किसका एटॉमिक मास आ जाएगा? क्लोरीन का। किसका आ जाएगा? क्लोरीन। और दोनों मास, अब सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, प्लस इसका क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो कितना आ गया टोटल? 58.5 U। दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स में क्या करते हैं? फॉर्मूला मास निकालते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मास कैसे निकालना है आपने? मास ऑफ 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ किसका? सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। तो बोल रहे हैं वो, उनका कहने का मतलब है कि हमने क्या निकालना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें, फिर ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास में उसको आगे एक्सप्रेस करेंगे ना। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास। किस चीज़ का? SO2 का। तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास किसका? सल्फर का आ गया, प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, एटॉमिक मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। तो अब देखो फिर एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास अब लेना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो वो कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो इसे कैलकुलेट करके कितना आ गया हमारे पास आंसर? 64। लेकिन ये किस में आया है? हमारा AMU में। लेकिन अब हमने किस में निकालना है? हमने निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना? 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का। तो देखो फिर हमारे पास एक का तो आ गया, एक का कितना आ गया? 64। लेकिन हमने किसका निकालना है? 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल का। तो हम उसको क्या कर देंगे? 2.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हमने कितना कैलकुलेट किया? अभी 64 ग्राम पीछे अभी कैलकुलेट किया है। तो फिर इसका मतलब ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास है सल्फर डाइऑक्साइड के, कितना है? 64। पर हमने किसका निकालना है? 2.6। तो 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल का कितना हो गया मास? हम क्या करेंगे? 64 को 2.6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 166.4 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेना, 166.4 ग्राम हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास भी हमने कैसे कैलकुलेट किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस ग्राम मॉलिक्यूलर, जब भी आपके आगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों टर्म्स के आगे ग्राम आ जाए ना, मतलब जो उनका है एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास में बस उसको उसी को के पीछे क्या लगा दोगे? ग्राम लगा दोगे। और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके पीछे क्या लगा दोगे? साथ में यूनिट आ जाएगी ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उनकी एवरेज, सब कुछ आपको, मेरे को लगता है यहाँ तक एक्यूरेटली सब पता लग गया। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देती हूँ जो आपने घर से सॉल्व करने हैं खुद ब खुद। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद ब खुद सॉल्व करके देखने हैं। जो किसके रिलेटेड है मैं आपको स्टेटमेंट बोल के बता देती हूँ। फर्स्ट है कि आपने मास कैलकुलेट करना है ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 40, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है आपने। आपको यहाँ से समझ लग रहा होगा। सेकेंड है बी पार्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11, मीन्स शुगर का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। सी पार्ट है इस मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और अब आज तक हमारी क्या होगी, मोल कंसेप्ट में आज जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमारी ख़त्म हो गई हैं, वो हमने फिनिश कर ली हैं।
सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी हमने आगे मॉल कंसेप्ट में यूज़ करनी है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अब अपना मॉल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।